अगर अभिषेक जी आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि राणा जी के 1 लाख के आप 2 लाख कर सको, ठीक है, तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मेरे 1 लाख की जरूरत अभिषेक जी को क्यों है? वो अपने ही नहीं डबल कर लेंगे, उन डबल के 4 गुना कर लेंगे, 4 के 6 कर लेंगे, 6 के 8 कर लेंगे। तो पब्लिक फंड की जरूरत नहीं है। और क्रिप्टो क्या है कि एक जेन्युइन चीज पूरे वर्ल्ड वाइज बहुत सारी कंट्री ने उसको माना है कि दिस इज द जेन्युइन थिंग क्रिप्टो। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में क्रिप्टो आ गई, मल्टी लेवल में क्रिप्टो आ गई, वो कभी भी जेन्युइन नहीं पाई गई है। जो लोग ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं और वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो स्कैम का पार्ट है। इन्हीं कारणों की वजह से वो अपने फिर यार दोस्तों को, जो जिगरी फ्रेंड्स हैं, उनको बोलता है और बाद में उनकी दोस्ती भी खराब होती है। इवन मैंने तो ऐसा भी देखा कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी टूट गए और लोगों को सुसाइड तक करनी पड़ी। ऐसे भी केसेस हुए हैं सर। अगर मैं इलीगल क्रिप्टो की बात करूँ तो 1000 जेन्युइन है लगभग लिस्ट के अकॉर्डिंग। सर 1 लाख इलीगल है। नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये नाम आपने सुने होंगे। कई लोग हो सकता है कि इससे एसोसिएटेड भी हों, इससे जुड़े भी हों, लेकिन ये है क्या, ये काम कैसे करता है, सही है या गलत है? ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका आज हम लोग ढूंढेंगे जवाब, और इसमें मदद करेंगे हमारी नेटवर्क एक्सपर्ट सचिन राणा जी से, जो कि 22 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर अभिषेक जी। सर, सबसे पहले तो शुरुआत बेसिक से ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में भी और एक्सपर्ट्स के लिहाज से आपके मन में भी कई सारी चीज़ें होंगी जो आप एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, बताना चाहते होंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो क्या है, इसको फंक्शनिंग कैसे होती है, सबसे पहले उस पर रोशनी डालिए सर। सर देखिए, बेसिकली ये कन्फ्यूजन अक्सर बना रहता है लोगों के बीच में कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या जो स्कैम्स है, ये पोंजी स्कीम्स है, इनमें कई सारे डिफरेंसेस है। जैसे कई सारे आपको बुक्स में भी मिल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑथर्स है जिन्होंने बहुत बारीकियों से इसको बताया हुआ है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इसको समझा कैसे जाए बहुत आसान तरीके से। जैसे एक एग्जांपल बड़ा फेमस है इस इंडस्ट्री के अंदर सर, कि किसी एक गांव में एक हाथी आ जाता है। हाथी आ गया तो चूंकि उस गांव में कुछ 5-6 लोग अंधे भी थे, ब्लाइंड जो पर्सन थे, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि भाई हमें भी लेके चलो जहाँ पे हाथी आया है, हमें भी देखना है वो हाथी कैसा है। तो जैसे उनको हाथी के पास लेके जाया गया तो किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, उससे महसूस किया हाथी, वो उसके माइंड में हाथी तो झाड़ू की बांस जैसा होता है, जो झाड़ू होती है बांस की उस जैसा होता है। किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उसने बोला नहीं हाथी तो यार थमले जैसा होता है। किसी ने पेट के हिसाब से उसको स्पर्श करके बोला हाथी तो नहीं दीवार जैसा होता है। किसी ने सूंड पकड़ी तो बोला हाथी ऐसा। तो सच में जब उनसे पूछा गया भाई आपने जो हाथी को महसूस किया वो सच में क्या था, तो क्या उन लोगों ने झूठ बोला कि हाथी जो है झाड़ू जैसा होता है या दीवार जैसा होता है, थमले जैसा होता है? वो सब सही बोल रहे थे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ओवरऑल हाथी ऐसा नहीं था। ओवरऑल हाथी हाथी था। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग में, किसी के साथ स्कैम हुआ, किसी ने मेहनत की या किसी ने कुछ प्रॉफिट्स लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में, चूँकि एक बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है, तो उस हार्ड वर्किंग में आने के बाद वो छोड़ के चले गए। तो जब उनसे पूछा जाता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उन्होंने 2-4-6 महीने 1 साल प्रयास किया और जब उनसे पूछा जाता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है तो बोला नहीं यार बहुत पकाऊ चीज़ है, बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग या जिसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं यानी स्कैम्ड मार्केट बोलते हैं, उसमें चले गए, अपना कुछ पैसा गंवा दिया, तो उनके निगाहों में जीवन भर डायरेक्ट सेलिंग वही बन जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत डायरेक्ट सेलिंग एक पर्टिकुलर बिजनेस है, पर्टिकुलर एक मॉडल है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का एक साइंटिफिक हम कह सकते हैं वे है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, ना कि जो छोटी छोटी चीज़ों से समझा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ प्रोफेशनल वे टू सेल एनी प्रोडक्ट्स। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो भी डायरेक्ट सेलिंग का ही हिस्सा है कि वो थोड़ा सा उससे अलग होता है? देखिए सर, गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है या पोंजी स्कीम है या पिरामिड स्कीम है, उन सबको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया गया। जैसे MLM को यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने बोला कि ये पोंजी स्कीम का पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं है। तो जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है उसका रियल नाम जो अभी नॉर्म्स आया 2021 के अकॉर्डिंग, तो MLM इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, MLM इज़ द पार्ट ऑफ स्कैम, या उसको दूसरे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। डायरेक्ट सेलिंग का एक ही नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और वही जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है। इसके नाम पे कोई नेटवर्किंग बोल देता है, कोई MLM बोल देता है, कोई इसको अपने वे में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग और MLM जो मार्केटिंग होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें बहुत ही एक तरह से अगर मैं समझा हूँ इस चीज़ को तो एक बहुत थिन लाइन होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को ही समझते हैं। सर, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मतलब डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके लिहाज से अगर देखा जाए सर, आपने अपने एक्सपीरियंस में
जो स्कैम्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसके क्राइटेरिया को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और उसमें अलग अलग स्कैम्स के एग्जांपल्स अगर आप प्रेजेंट करना चाहें तो हमारे व्यूअर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, चूंकि डायरेक्ट सेलिंग का जैसे आपने बताया एक बहुत बारीक सी चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग और स्कैम के बीच में। अब अगर इसको हमें समझना है, जो गवर्नमेंट्स की टर्म्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई डायरेक्ट सेलिंग अगर कंपनी है तो उसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना फर्स्ट कंपलसरी है कंपनीज एक्ट के तहत। उसके जो एक्ट्स बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट बनाए गए हैं, कंज्यूमर एक्ट्स बनाए गए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी बनाए गए हैं कंपनीज के लिए, और कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर जो हम लोग कुछ चीज़ कंज्यूम करें उनके भी राइट्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो अगर उन सब चीज़ों पे कंपनी खरी उतर रही है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, अपना जीएसटी पे कर रही है, और अपना उसका एक ऑफिस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो रियल है। ओके। और जो लोग बिल्कुल हवा में काम कर रहे हैं, जिनका इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, कहीं आउट ऑफ इंडिया से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और फिजिकल उनके पास कुछ नहीं है, तो अधिकांश 99% पाया गया है कि सर वो स्कैम का पार्ट है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझे कि अगर कहीं फिजिकल कोई ऑफिस है और वो हमारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है वो ग्रुप या वो कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि वो चांसेस है कि वो अच्छी होगी। फिर उसके पीछे की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रही है, क्योंकि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन भी, एसोसिएशन भी काम कर रही है, वो भी एक डेटा को चेक करती है, एनालाइज करती है उस कंपनी के डेटा को। तो उनको एक अपना सर्टिफिकेशन की भाई आप हमारे तरफ से हम सर्टिफिकेशन तब देंगे जब हम आपको चेक कर लेंगे। तो ये एक मोटे मोटे बेसिकली चीज़ है स्कैम को और रियल डायरेक्ट सेलिंग को समझने में, ये फ़र्क है। आपने सर कोई स्कैम ऐसे देखे हैं, मतलब अगर शुरुआत से देखें तो इसमें स्कैम्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे कि पिरामिड स्कीम्स वगैरह हो गई, जैसे कि आपने बताया कि उसमें एक बंदे को बोल दिया था कि 3 लोग जोड़ो, उससे बोल दिया 3 और लोग जोड़ो, मतलब इट्स लाइक गिविंग लिबर्टी कि आप जितना लोग को जोड़ोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाते जाओगे। इस स्कैम को अगर मैं समझना चाहूँ, या कोई और भी इससे जुड़े अगर कोई स्कैम्स हो, उसको सर आप एक थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करें तो फिर अच्छा होगा। पिरामिड स्कीम को सर, या पिरामिड को गवर्नमेंट ने कैसे जस्टिफाई किया? गवर्नमेंट का ये कहना है, यानी रूल रेगुलेशन का ये कहना है कि बिना कोई सर्विस या प्रोडक्ट दिए और एक सिस्टम के थ्रू, सपोज मैं हूँ और मैंने 2 लोगों को बोला कि भाई आप मेरे साथ आ जाइए, और इस सिस्टम में आने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। तो 1000 मैंने आपसे लिए, पहले तो 1000 मैंने अपने खुद दिए एज अ रजिस्ट्रेशन, फिर 1000 मैंने आपसे लिए, फिर किसी दूसरे बी व्यक्ति से लिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मेरी टीम में एक के नीचे 2 व्यक्ति आ गए, उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दी गई, वो डायरेक्ट बंदा आपने रिक्रूट किया, तो मेरा एक फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया और उसके ऊपर मुझे कुछ कमीशन आ गया। ऐसे ही फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी किन्हीं 2 लोगों के लेके आइए, फिर किन्हीं 2 लोगों को ऐसे ही 1000 या जो भी उनकी फीस होती है 10,000 या डॉलर्स में है, यूएसडीटी में, जिसमें भी। तो ऐसे आपका सेकंड लेवल कब क्लियर होगा कि जब एग्जैक्ट 4 पीपल्स आ जाएंगे, 2 के नीचे 2, यानी वो पिरामिड पूरा एक के बाद वो बढ़ता जा रहा है। तो सेकंड लेवल पे आपकी ये इनकम होगी, थर्ड लेवल पे ये इनकम होगी। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल 10th लेवल तक ये सिस्टम चला। तो उसके बाद पिरामिड स्कीम फिर इसके बाद क्या करता है कि जैसे ही जिस व्यक्ति के 10th लेवल क्वालिफाई हुए, तो उसको फिर एक नए पूल में डाल दिया जाता है, जिसके भी 10th लेवल पूरे फुलफिल हो गए, तो उसको आपको फिर एक नए पूल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है अनलिमिटेड जर्नी तक, जिसमें ना कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, केवल आदमी आने से, और पूरा पिरामिड भर के जो चल रहा है, तो वो पिरामिड स्कीम बोला जाता है। पोंजी स्कीम क्या है सर? पोंजी स्कीम का सेंस ये है कि कुछ भी लालच देके, कुछ भी प्रलोभन देके किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को सेल करना भी पोंजी स्कीम का हिस्सा है। या किसी भी वे में आपका जो इन्वेस्टमेंट शब्द आ जाता है, जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसको 1.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना किया जा रहा है किसी ऐसे वे से जो कहीं भी पॉसिबल नहीं है हो पाना ऐसा, तो वो सर पोंजी स्कीम है। ओके। बिल्कुल आसान भाषा में पूंजी स्कीम इन द सेंस कि आप पैसा लगा रहे हो, उसको 2 गुना या 3 गुना आपको लालच या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वो पूंजी स्कीम के तहत आता है। डायरेक्ट सेलिंग में सिंपल, आप जो पैसे देंगे उसके अगेंस्ट आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको आप यूज करते हैं, उसको आप रेफर करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो उसके ऊपर कुछ आपका एक कमीशन बेस्ड सिलेबस बनता है, अलग अलग हो सकता है, बेसिक प्लान हो सकता है, बाइनरी प्लान हो सकता है, वो लेवल प्लान हो, तो उन प्लान के अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव मिलता है सर। तो इसको मैं जितना सर समझ सकता हूँ कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपका प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप सिंपली ये बोल रहे हो कि मतलब आप जुड़ जाओ मेरे साथ और आप बस लोगों को जोड़ते जाओ, तो वो एक तरह से आपकी पॉन्जी स्कीम की कैटेगरी में भी आ सकता है। 100% गवर्नमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग भी यही साफ साफ लिखा गया है। सर क्रिप्टो को लेकर भी यहाँ पर मैं अगर थोड़ा समझना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी क्रिप्टो यहाँ पर रेगुलाइज नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्या उसको भी इस स्कीम के ज़रिए एक तरह से बढ़ावा देने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है सर, और आज की डेट में तो 2 ही मार्केट ऐसे है
या दो ही तरीके। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग स्कैम करने आते हैं वो बड़े इनोवेटिव टाइप के लोग होते हैं, बड़ी इनोवेटिव चीज़ लेके आते हैं जो आम आदमी से बिल्कुल उनको पता ही नहीं है। तो क्रिप्टो इज़ द पार्ट ऑफ दैट। और क्रिप्टो क्या है कि एक जेन्युइन चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइज बहुत सारी कंट्री ने उसको माना है कि दिस इज़ द जेन्युइन थिंग क्रिप्टो। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में क्रिप्टो आ गई, मल्टी लेवल में क्रिप्टो आ गई, वो कभी भी जेन्युइन नहीं पाई गई है। यानी कि हम इसको ठीक इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आईपीएल चलता है इंडिया में। अब आईपीएल के ऊपर बहुत सारा स्कैम, सट्टेबाजी खुल्लम खुल्ला। आपके अमर उजाला ने कई बार न्यूज़ मैंने देखी, उन्होंने दिखाया वहाँ इतने मोबाइल पकड़े गए, इतने का सट्टा खेला जा रहा था। तो इस तरीके से वहाँ पे सट्टा चल रहा है। तो क्या आईपीएल गलत हो गया क्या सर? क्या आईपीएल को बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, साइंटिफिक थिंग है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसको स्कैम में कन्वर्ट कर दिया है। शैली जो है, यानी कि तरीका जो है, वे जो है, पैटर्न जो है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से चुरा लिया और उसमें किसी ने क्रिप्टो डाल दी, दूसरा फॉरेक्स डाल दिया, ऐसी कुछ भी चीज़ जो फिजिकल नहीं है और जिसमें आपको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ स्कैम। सपोज करिए सर, कोई मेरा अगर दोस्त है, उसको बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए गए हैं, उससे कहा गया है कि आप जुड़िए इससे, और वो जुड़ा हुआ है, साल 1.5 साल उसको हो गया है जी। अब उसको पता चलता है, मान लीजिए कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद ही अगर उसको पता चलता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो ये बताया गया है, एक्चुअली इसमें तो मैं गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है, वो कैसे निकल सकता है इस तरह के स्कैम से, इस तरह के फ्रॉड से बाहर कैसे निकल सकता है वो? देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और जो लोग ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं और वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो स्कैम का पार्ट है। क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि जब तक ये स्कैम हो रहा होता है और जब तक ये चल रहा होता है, तब तक लोगों की नज़रों में स्कैम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका क्या रीज़न है? सपोज आपसे बोला गया कि आप 10,000 रुपीज़ मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी इस कंपनी में, मेरी संस्था में आप डालिए। प्रोडक्ट तो आपको कुछ मिला नहीं। बिल्कुल। तो मैंने फिर वो व्यक्ति बोलता है कि इस 10,000 के बदले आपको 10 महीने में ये परसेंटेज करके 10% का 10% प्रॉफिट और 10% ही करके 10 महीने में, या कोई भी जो अपना प्लान बना रहा है, कोई 20 महीने का, कोई 5 महीने का, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट मंथ आपने अपनी मनी इन्वेस्ट की, उसके ऊपर आपको 10% या 15% या 20% वो रिटर्न आपको मिला। वो जब तक वो मिल रहा है तब तक आपको कोई कितना भी समझा ले, आप किसी की नहीं सुनोगे। ब्लाइंडनेस एक तरह से यहाँ पर आ जाती है कि मतलब मुझे पैसे तो मिल ही रहा है ना अल्टीमेटली। वो जो विटामिन एम है ना, मनी, विटामिन मनी, तो जब तक वो आ रहा है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है कि यार ये तो जो है मेरा तो पैसा ही आना बंद हो गया, तब उसको समझ में आ गया कि यार अभिषेक जी ने अमर उजाला में बैठ के उस दिन बोला था कि भैया बच के रहो। तो उससे पहले अगर आप कोशिश करें किसी को निकालना, तो बहुत रेयर चांस है उसको छोड़े, क्योंकि पैसा आ रहा है कंटिन्यूसली। जहाँ से पैसा, और ना केवल पैसा आ रहा है, उसको टूर एंड ट्रेवल्स मिल रहे हैं, उसको 5 स्टार होटल्स में बुला के उसको सेमिनार्स में बुलाया जा रहा है, उसको अपने प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है। पूरा एक यूफोरिया जो है वो तो क्रिएट कर ही दिया गया है और तो उसके दिमाग में भर ही गया और पैसा अल्टीमेटली आ ही रहा है। और जब अपने जैसे वो दूसरे तमाम लोगों को वहाँ पे 500,000 लोगों को देखता है, बोले यार इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्कैम को लेके भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से वो अपने फिर यार दोस्तों को, जो जिगरी फ्रेंड्स हैं, उनको बोलता है, और बाद में उनकी दोस्ती भी खराब होती है। इवन मैंने तो ऐसा भी देखा कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी टूट गए और लोगों को सुसाइड तक करनी पड़ी। ऐसे भी केसेस हुए हैं सर। तो सर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के मुँह से आप टॉफी चुरा रहे हो, तो वैसे रिएक्शन वो समझेगा कैसे? क्योंकि अगर मैं उसको समझाऊंगा कि भाई ये फ्रॉड है, जैसे कि आपने बताया कि अल्टीमेटली ये है कि उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, यूफोरिया क्रिएट हो चुका है, वो उसको अगर मुझे प्यार से समझाना हो तो मैं कैसे उसको एक स्टेप बाय स्टेप मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, कैसे समझाऊँ इसको? सर ऐसे बहुत सारे लोगों मैंने भी समझाने की कोशिश की है, नहीं समझते। रियली प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं, जब तक कि खुद ठोकर ना खा ले, चोट ना लग जाए, जब तक उनको पैसा आना बंद ना हो जाए, तब से पहले खुद, कई सारे लोग ऐसे भी है कि पर्सनल चेक पे साइन करके देते हैं कि राणा जी ये आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, ये पकड़ो मेरा पर्सनल चेक, अगर आपका पैसा लॉस हुआ तो मैं अपने पास से दूंगा। तो ऐसे भी लोग इतने ब्लाइंड उसमें चले जाते हैं एक तरीके से। उसमें इतना उनको वो देख लिया उन्होंने सारी चीज़ें कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, डेली जूम मीटिंग्स हो रही है, बाहर से उनकी जूम मीटिंग में फॉरेनर्स लोग भी है, अमेरिका से भी लोग जो है उसमें देख रहा है वो अपनी जूम मीटिंग में, फिर फिजिकल सेमिनार्स वो कर रहे हैं। तो वो एक ऐसे दुनिया में चला जाता है, वो एक ऐसी विजुअल दुनिया में वो पहुँच जाता है कि आप चाह के भी उसको बाहर नहीं ला सकते। लेकिन अगर कुछ लोग मतलब, सबसे पहले स्कैम सर आपके माइंड से होगा। सबसे पहले स्कैम माइंड से क्यों होगा? सबसे पहले प्लान डिजाइन करते वक्त ये देखा जाता है कि हमें किसको कितना लालच देना है, और जितना बड़ा लालच होगा वो उतना बड़ा स्कैम होगा। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है।
सर इसमें एक सवाल साइकोलॉजिकल लिहाज से मैं पूछना चाहूँगा। जी जो कंपनीज ये होती हैं, जो ये स्कैम चला रही होती हैं, जी। ये सामने की इंटेलेक्चुअलिटी को, उनके माइंडसेट को कैसे पढ़ के उनको टारगेट कैसे करती हैं? मतलब क्या एक कोई इसमें कोई एक लेवल्स होते हैं? जैसे कि मैं हूँ, मैं लो ग्रेड इनकम वाला हूँ, या मेरी कोई मजबूरी है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो चलो उसको फंसाया जाए। या फिर एक हायर इनकम वाले को भी यहाँ पर फंसाया जाता है कि इसके पास पैसे तो है लेकिन इसकी भूख ज़्यादा है। क्या ऐसा कुछ उनका एक वो होता है? बिल्कुल सर। देखिए, अगर कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है, उसको डायरेक्ट सेलिंग की कुछ नॉलेज है और वो उसके सामने ऐसा कोई ऑफर आता है, तो डेफिनेटली वो डिनाई करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जब उसको पैसे का लालच दिया जाता है और कुछ एक महीने तक उसका रिटर्न्स भी आ जाता है, फिर वो उससे ज़्यादा लगाता है। फाइनली एक ऐसा सर्कल है सर, सपोज आज कोई व्यक्ति आपके साथ एक प्लान लेके आता है, बोलता है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग यहाँ इस कंट्री में सेटल्ड है, यहाँ हमारी इतनी बड़ी माइनिंग्स चलती है, हमारे पावर हाउस है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, पता है ना, बड़े इनोवेटिव टाइप्स होते हैं जो ग्रे मार्केट्स के जितने भी लोग हैं, स्कैम्ड मार्केट के जितने भी पीपल्स हैं। तो वो क्या करेंगे कि आपसे 1 लाख रुपये लिया और आपको 10% रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया। आपको होते होते 10 महीने तक आपका 10% आ रहा है, तो आपका 100% मनी आ गई। अब आप सेफ जोन में चले गए। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उस 10 महीने के अंदर इतना हाई हो गया कि रेगुलर आपने देखा, अगर उन्होंने कोई एक डेट फिक्स की या ऑटो पे आउट सिस्टम है कि आपका जैसे ही कोई भी इनकम बनी वो सीधा आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा सेम डेट में आया है, सेम टाइम पे आया है। तो फिर उस 10 महीने के अंदर अंदर जैसे आपका 100% मनी रिटर्न्स हो जाता है, फिर आपके पास 1 लाख था, अब आप देखेंगे बैंक अकाउंट में मेरा और कितना बचा है, वो 1 लाख तो फिर से देना तय है, इसीलिए आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। उस सर्कल में इसी तरीके से आपको फंसाया जाता है। तो वो 1 लाख वो प्लस जो 10-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, वो जो फिर आपके सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, रिलेटिव्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, होम लोन्स है, गोल्ड लोन है, वो सब चूंकि आपको दिख रहा है अब तो यार मैं अरबपति बन गया, और जैसे वो 12-15 महीने हुए और पैसा आपने दिया, वो सब खत्म, रोड पे आदमी आ जाता है। तो इस बीच आप उसको कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं है पहले से, उसके लिए तो वही डायरेक्ट सेलिंग है, उसको तो उसमें मजा आ रहा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, फ्रेंड सर्कल से लोग जुड़े हैं, यार एक ये कॉन्सेप्ट है, तो मैंने उनको क्रिस्टल क्लियर मैंने कहा भैया फेक है, नहीं चल पाएगा। अगर सच में सर दुनिया में, जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर, अगर अभिषेक जी आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि राणा जी के 1 लाख के आप 2 लाख कर सको, ठीक है, तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मेरे 1 लाख की जरूरत अभिषेक जी को क्यों है? वो अपने ही नहीं डबल कर लेंगे, उन डबल के 4 गुना कर लेंगे, 4 के 6 कर लेंगे, 6 के 8 कर लेंगे, तो पब्लिक फंड की जरूरत नहीं है। और फिर अगर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई इजी मनी सिस्टम निकल गया कि आसानी से पैसा आ सके, तो सर इतने बैंक्स है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो उसी काम को नहीं कर लेंगे। एग्जैक्टली, अगर लोन वाली बात होगी तो वहाँ पर चले जा सकते हैं। वो तो ऐसा कोई तरीका आज तक सक्सेसफुल नहीं रहा है सर। तो मतलब एक तरह से ये दलदल ऐसा है कि मतलब इंसान वहाँ पर जाना भी चाहता है और निकलना भी चाहता है, अगर उसको पता चल जाए तो। लेकिन वही वाली बात है, जैसे कि आपने बताया कि 100% रिटर्न्स यहाँ पर इंसान को अगर मिल गए हैं, तो वो तो एक तरह से उसके हाथ में तो मतलब जितना शक्कर उसको मिलता जा रहा है उतना मीठा होता जा रहा है। कह रहे कि इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, कड़वाहट कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लोग को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर, और यहाँ पर सर वो चीज़ में मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि सरकार के लिहाज से अगर देखा जाए, जब पिरामिड स्कीम्स हो गई, पॉन्जी स्कीम्स हो गई, डायरेक्ट सेलिंग की स्कीम्स हो गई, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या उसको जब डिफ्रेंशिएट कर लिया है और समझ लिया है कि ये स्कैम्स हैं, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास क्या किए गए हैं? अगर नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए? सर जैसे मैंने अभी एक IPL का एग्जांपल दिया था, कसिनोज इंडिया में बैन है। क्या यूपी में जहाँ बैठे हैं अभी, या दिल्ली में, या दिल्ली NCR में कहीं कोई कसिनो है क्या सर? नहीं, मेरे ख्याल से किसी होटल में कहीं आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन गोवा में है। अब जबकि लिखा गया है कि कसिनो हमारे यहाँ पे सट्टाबाजी बैन है, लेकिन दिल्ली में एक तरीके की घुड़सवारी के ऊपर सट्टाबाजी चलती है और लीगल है। ओके, ठीक है सर, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपने सट्टा खेला, सपोज 1 करोड़ रुपए आप जीत गए, 30% आप उनको रिटर्न, वहीं पे आपका टैक्स ले जाता है। अच्छा। 70 लाख रुपीज़ अगर आप अनसेफ फील कर रहे हैं घर तक जाने में, आप दिल्ली पुलिस को कॉल कीजिए, मेरे पास 70 लाख रुपए मैंने यहाँ से विन किया है, तो आप मुझे घर तक छोड़ गया, तो छोड़ के आएंगे। बिल्कुल। तो वो लीगल किया, लेकिन उसको सट्टेबाजी को 30% के उसमें डाल दिया। ये सट्टाबाजी, हाँ सट्टाबाजी है, इसमें रिस्क है, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है। और सेम गोस हो क्रिप्टो हो कि मतलब हालांकि हाँ, रेगुलाइज नहीं किया उसको, नहीं किया, लेकिन टैक्स ले रहे हैं उसको। यस, तो लोग इसको समझ जाते हैं कि भाई ये तो लीगल इंडस्ट्री होगी। सर अभी लीगल
या इलीगल इंडिया में क्रिप्टो कुछ भी नहीं है। उसको भी सेम सट्टेबाजी के रिस्क के पैटर्न पे ही उसको 30% की स्लेब में रखा गया। लॉस आपका कितना भी हो, प्रॉफिट जितना होगा तो उसमें से 30% गवर्नमेंट को दीजिए, दैट्स इट। तो इसी तरीके से जब ये स्कैम होते हैं, जैसे घुड़सवारी के ऊपर चला या कसिनोज है, सिक्किम में कसिनो है। अब सिक्किम के कसिनो, क्यों सिक्किम में कसिनो है, उसका रीज़न क्या है? जब सिक्किम को हमने इंडिया के अंदर मर्ज किया था तो कई साल बाद हमने इसको इंडिया में, अपनी इंडिया जब बन गया था तो उसके बाद हम ले, तो उस टाइम से कसिनो चल रहे थे, तो इस पैटर्न पे आज भी चल रहा है। तो ये रूल स्टेट वाइज उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब गोवा क्या है कि गोवा स्टेट ने रूल फॉलो किया लेकिन फिर भी कसिनो चल रहे हैं। तो जब हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये है कि भाई इंडिया के किसी भी धरती, इंडिया के किसी भी स्पेस पार्ट के ऊपर, पार्ट के ऊपर, जमीन के ऊपर कसिनो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया जी, हमारा जमीन पे कोई कसिनो नहीं है, प्राइड 1 प्राइड 2 ये जितने भी चल रहे हैं सब जहाज के अंदर है। बोले हम पानी में चला रहे हैं तो उसका वो उस तरीके से चल रहा है। तो सर गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पॉलिसीज लाती है, लेकिन गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को तो ट्रैक नहीं कर सकती ना। जब कोई शिकायत करेगा तो उस पर अथॉरिटीज बनी हुई है, उस पर ईडी है, तमाम पुलिस है, क्राइम ब्रांच है। तो बात की बात हो गई, मतलब जैसे कि इन केस अगर कोई कंप्लेंट्स वगैरह हुई, हाँ, उसके बाद फिर जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं जो क्राइम देखती हैं तब वो एक्शन में आएंगी जी। लेकिन ऑब्वियस बात है कि जैसे कि रेगुलराइज नहीं है ये सारी चीज़ें, और स्कैम हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि इसके बारे में कई सारे लोग भी हो गए। मैं एक आंकड़ा भी आपसे वैसे जानना चाहूँगा कि नंबर ऑफ जो वो हैं आपके लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग से कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग जेन्युइन है उसमें, या कंपनीज कितनी जेन्युइन है जो चला रही हैं, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। पहले एक आंकड़ा अगर आपके पास है तो आप मुझे प्लीज। देखिए सर, जो कई सारी एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग करीब 4 से 5 करोड़ लोग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में एज अ कंज्यूमर, 4 से 5 करोड़ लोग डिफरेंट ग्रुप्स कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जी। लेकिन जो आंकड़ा कहीं पे भी नहीं है, और जो लोग क्रिप्टो में है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, तो एक अनुमान के तौर पे, मैं नहीं बोल सकता ये सही है गलत है, लेकिन जैसे एक्सपर्ट लोगों से जो अपने साथी लोग हैं तो उनका मानना है कि 18-20 करोड़ लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, जो कि फॉरेक्स मार्केट हो गया। फॉरेक्स को भी इंडिया में यही बोला जाता है, जब उनसे उनके सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, भाई इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं तो इसलिए हम बाहर से इसको ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो पे भी सेम, भाई हमारा जो है क्रिप्टो चूंकि इंडिया में लीगल या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहाँ से हम जाके लाइसेंस ले सके, तो उन लोगों का मानना है कि फिर हम उसको जो है बाहर से ऑपरेट करते हैं। सिंगापुर हो गया, दुबई होगा, जो दुबई अपने आप में क्रिप्टो को एक करेंसी मानती है और उसमें लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तो वहाँ पे अपना बेस बना के फिर इंडिया में भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा अभी पहले भी डिस्कशन हुआ, क्रिप्टो हो सकता है बहुत जेन्युइन पार्ट हो, आने वाले 10-20 साल में पता चलेगा। मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट भी नहीं हूँ और फेवर में भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक चूंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज करती है, उनमें ट्रांजैक्शंस लेना देना वो करती है। लेकिन जो MLM की क्रिप्टो यानी डायरेक्ट सेलिंग की क्रिप्टो है, वो आज तक सर कोई भी जेन्युइन नहीं पाई गई है, सब की सब फेक निकली है। तो इसका आसान तरीका क्या है? अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, उसके रिटर्न्स, जाहिर सी बात है वर्ल्ड में सबसे अच्छे रिटर्न्स क्रिप्टो के हैं अगर इन्वेस्टमेंट की मोस्टली बात की जाए, कंपेरिजन टू जो है शेयर मार्केट, कंपेरिजन टू गोल्ड, कंपेरिजन टू प्रॉपर्टी। यस, तो ऐसे ऐसे रिटर्न्स निकल गया, बहुत हाई रिटर्न्स कुछ क्रिप्टोज ने दिए। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल पे जाइए, टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी डालिए, पहली जो 100 लिस्ट निकलेगी उसमें से आप किसी में भी उसकी हल्की सी रिसर्च करके इन्वेस्ट करके आप लंबे टाइम छोड़ दीजिए, तो ये सबसे आसान तरीका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बताने आ रहा है कि ये मेरी कंपनी की क्रिप्टो है और इसमें अभिषेक जी आप इन्वेस्ट कीजिए, तो भूल के भी मत कीजिएगा सर, वो जेन्युइन पा ही नहीं गई आज तक। एक भी नहीं पाई गई। अपवाद तो हो सकता था कोई, एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। क्रिप्टो तो मेरे ख्याल से, मतलब अगर आप, मैं नाम लेना चाहूँगा किसी वेबसाइट का, किसी ऐप का, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई हैं जिसका दिन पर दिन मेरे ख्याल से हर हफ्ते या 10 दिन में एक नई क्रिप्टो उसमें इजाद होती रहती है और उसका कुछ पता होता नहीं है हम लोग को। आज की डेट में जेन्युइन जो क्रिप्टोज है उसका अगर मैं एक आंकड़े की बात करूँ तो फिलहाल 1000 से ज़्यादा जेन्युइन क्रिप्टोज है। क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स, जिनके ऊपर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रही है। और अगर मैं इलीगल क्रिप्टो की बात करूँ तो 1000 जेन्युइन है लगभग लिस्ट के अकॉर्डिंग। सर 1 लाख इलीगल है क्रिप्टो के अंदर, और 1 लाख इलीगल है। 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इतनी आई हर रोज 1-2 हजार 500-700 डेली आती है और 500-700 पुरानी बंद हो जाती है। तो इलीगल क्रिप्टोज बहुत है। ल्यूक्रेटिविटी की सर मैं यहाँ पर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि आप बोलते भी हैं और कई सारे मैंने उस पर देखे भी हैं, पिरामिड स्कीम जैसे होती हैं उसमें कई सारे ऑफर्स दिए जाते हैं
ट्रिप्स दे दी गई उसमें, पर्क्स दे दिए गए, जी। कार ऑफर की गई, आप अपना टारगेट पूरा करिए आपको कार मिलेगी, आपको बंगलो मिलेगा, आपको ट्रिप्स मिलेंगी। उसको लेकर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये कितने जेन्युइन होते हैं। सर ये 100% जेन्युइन है। जो बेंगलोज दिए जाते हैं, हाँ। बड़ी बड़ी गाड़ी दी जाती है, ये डायरेक्ट सेलिंग का जेन्युइन पार्ट है। ओके। इसी को देख के ही क्रिप्टो वाले इसको कॉपी करते हैं, या जो ग्रे मार्केट है, Right, स्कैम्ड मार्केट है, वो यहीं से चीज़ें चुराता है। ओके। तो उसी पैटर्न पे, जैसे मैं अभी बात करूं, इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े अचीवर्स हैं सर, जेन्युइनली जो डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट ग्रुप के साथ काम करें, करोड़ों रुपए में उनके पे आउट्स है, और लाखों रुपए के तो पे आउट की अब काउंटिंग ही नहीं है। मतलब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास भी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने लाख लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए प्लस इनकम पे है डायरेक्ट जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग से। लाखों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, लेकिन जो इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए जो ऑफर्स देते हैं क्रिप्टो वाले, उनको वे क्या बोलते हैं, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे वो बोलते हैं चलो आपको हम दुबई घुमा के लाते हैं। ओके। तो दुबई घुमाने वो आपको ले गए, आपका ही पैसा लिया, आपको दुबई घुमाने ले गए। दुबई घुमाने में 50-60 हज़ार का एक पैकेज आराम से 4-5 दिन का बन जाता है, जिसमें आपकी सफारीज है, आपका फायर डिनर है, और तमाम आपका वहाँ घूमना फिरना, पूरा पैकेज है, मतलब पूरा पैकेज है। उसमें आपका 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकना है, खाना पीना है। तो आपको लगा मेरे तो 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट हो गए, उसके रिटर्न्स भी आ रहे हैं, राइट। लेकिन वो जो पैसा था वो आपके ऊपर ही खर्च किया गया, क्योंकि 2-4 महीने तो रिटर्न्स देंगे। इस बीच आप नया बिजनेस दे दोगे, फिर उस पर आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। तो धीरे धीरे वो एक ऐसा सर्कल बन जाता है कि लोगों को यकीन आ जाता है जेन्युइन है, लेकिन 4-6 महीने, साल भर, 2 साल बाद वो क्रैश कर जाते हैं। जब इतने ल्यूक्रेटिव चीज़ें होती हैं, और हालांकि बाद में कई सारे जो फेक जो अकाउंट्स होते हैं, जो फेक कंपनीज होती हैं, वो तो खैर फ्रॉड कर ही रही हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन, जैसे आपने बताया कि अगर हैं, इंडिया एज एन इंडस्ट्री अगर देखा जाए यहाँ पर, वो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करती सर? फिर अगर कुछ जेन्युइन भी है यहाँ पर, अगर तो जेन्युइन बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जी। आप गूगल पे डालिएगा, इवन आपको टॉप 10 ग्रुप आप इंडिया के डालिए जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके सबने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। भाई बीच बीच में न्यूज़ आती रहती है, राइट, किसी ने बिटकॉइन में डाला, इथेरियम में डाला, रिपल में डाला, इसमें डाला, जो भी जेन्युइन करेंसी है, लेकिन वो MLM में नहीं डाल रहे, क्योंकि उनको पता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग की जो क्रिप्टो है वो फेक है, उसमें इतने सारे स्कैम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी ब्लैक रॉक एक कंपनी है, वर्ल्ड वाइड सब बहुत बड़ी कंपनी है, और उसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिप्टो के अंदर है, और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी को आज की डेट में, जैसे हमारी अगर इकोनॉमी आज की डेट में मान के चले कि 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 9 ट्रिलियन को वो केवल मैनेज करती है। यानी हमारे देश की जितनी हमारी टोटल इकोनॉमी है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा वो ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो मैनेज करती है वर्ल्ड वाइड पैसा। तो इतना पैसा है, और उसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बाद वर्ल्ड वाइड इंडिया की भी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है। यस, जियो के साथ कोलैबोरेट किया, राइट। नो, गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है। ओके ओके। जैसे पेंशन होगी, पेंशन देनी है तो गवर्नमेंट से फंड ले लेती है, जब पेंशन देने का नंबर आता है तो गवर्नमेंट को फायदा दे देती है। लेकिन वो जेन्युइन क्रिप्टोज में काम करती है, वो किसी डायरेक्ट सेलिंग की, क्योंकि उनको इतने बड़े एक्सपर्ट्स उनके पास बैठे, एक सामान्य इंसान को क्या फर्क समझ में। अब जैसे इसका हम छोटा सा एग्जांपल है, बैंकिंग है सर, क्या बैंकिंग में स्कैम नहीं होते? एक तो बैंकिंग के अंदर के स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ, वो फलाना भाग गया जी, ये भगवा हो गया, इतने 8,000 करोड़ लेके चला गया, एक तो उस स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, हर रोज जो स्कैम हो रहे हैं, आपके वॉलेट, आपके अकाउंट से OTP के द्वारा या पैसे निकाल लेंगे, हर रोज लाखों की संख्या में सर साइबर क्राइम हो रहा है। तो सब है तो बैंकिंग का ही स्कैम, तो क्या पूरी बैंकिंग को बंद कर देंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो बैंकिंग के अंदर जो लूप होल्स है उनको निकाला जा सकता है, और उसी की पहल गवर्नमेंट ने की है। और जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पार्ट्स है, कई सारी एसोसिएशन है, उन्होंने जाके खुद गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें इनसे अलग कीजिए, नहीं तो लोग हमें भी ऐसे ही समझते हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस स्कैम हर एक इंडस्ट्री के अंदर हो जाते हैं सर, एक से क्रिमिनल माइंड हर एक इंडस्ट्री में है, किसी भी नाम पे स्कैम कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री ही पूरी स्कैम्ड हो। बैंकिंग में स्कैम तब तक होता है क्योंकि बैंकिंग जेन्युइन है, बैंकिंग के नाम पे स्कैम होते हैं, पूरी बैंकिंग स्कैम नहीं है। IPL स्कैम का हिस्सा नहीं है, वो नंबर 2 में लोग करते हैं। IPL जेन्युइन है, भारत की शान है, इतनी बड़ी ट्रॉफीज, इतना कंपटीशन, ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। अभी वो 13 साल का बच्चा सेंचुरी, इतना बड़ा रिकॉर्ड, मतलब तो वो कहीं ना कहीं IPL की तो देन है सर, इतना लोगों को मोटिवेट किया। तो क्या हम ये तो नहीं बोल सकते IPL फेक है? तो स्कैम तो हर जगह पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ तो हमें भी अपने आप को अवेयर करना है, और गवर्नमेंट भी उसके लिए सर प्रयास कर रही है।
बड़े ग्रुप सर क्यों नहीं आ रहे, जैसे कि आरएल हो गया या फिर टाटा हो गया या फिर बजाज हो गया, जब इतना पोटेंशियल है इसमें, तो बड़े ग्रुप्स की एंट्री क्या सरकार की ओर से रोकी गई है या फिर वो खुद इच्छुक नहीं होते हैं या फिर उसमें प्लानिंग में कुछ दिक्कत है यहाँ पर? जी, डायरेक्ट सेलिंग एक फ्रीलांसर वर्क है। ओके। जो भी बड़े ग्रुप है उनको जॉब का एक्सपीरियंस है। रिलायंस इंडस्ट्री है तो क्या अच्छे अच्छे आउट ऑफ इंडिया से भी वो अपने एम्प्लॉय हायर करती है डायरेक्टर पोस्ट पे। जैसे जियो का प्रोजेक्ट है, जब मैं उसको स्टडी कर रहा था तो बहुत बाहर से, उस टाइम तो चूंकि 5G टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं थी, तो बाहर से वो अपने उस टेक्नोलॉजी को समझने वाले व्यक्ति को लेके आए। तो वो जॉब की जो मानसिकता है, जॉब की जो साइकोलॉजी है कि जॉब पे पैसे के अगेंस्ट काम कराना, तो जितने भी बिजनेसमैन फैमिली है उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि अच्छा पैकेज दो और इससे काम करा लो। डायरेक्ट सेलिंग इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ आप किसी को हायर करके काम नहीं करा सकते। यहाँ लोग फ्रीडमली अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनको 2 घंटे काम करना है तो 2 घंटे करेंगे, पूरा दिन उनको लगे रहना तो पूरा दिन लगे रहेंगे। एक तो ये, और दूसरा ऐसा नहीं कि सर बड़ी इंडस्ट्रीज इस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। 2010 से पहले रिलायंस का इंश्योरेंस जो है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिकता था, बजाज का इंश्योरेंस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिकता था। और बहुत बड़े बड़े जैसे एक TLC ग्रुप था साउथ इंडिया का, उसने 3500 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था बजाज के साथ चैनल पार्टनर बन के। लेकिन 2010 और 11 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंश्योरेंस को डायरेक्ट सेलिंग से अलग कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस सेल नहीं होगा। तो उसके बाद अगर आप बात करें अजंता जैसा ग्रुप जो मोर देन 40 कंट्रीज जो है ऑपरेट करता है। इवन आपका ओरपेट मिलेगा कहीं को, कैलकुलेटर या कोई भी क्लॉक वॉच मिलेगी, और जनता की मोस्टली आज भी मिलेगी। इतना बड़ा ग्रुप है वो, जाना पहचाना ग्रुप है वो, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में आया। इसके अलावा ओसवाल ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग में आया। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो और जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली कंपनी। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान में आके है, जापान में जापान लीवर है वो, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आया। मोदी इतना बड़ा ग्रुप है, मोदी डायरेक्ट सेलिंग में है। लेकिन जो पहले 3 मैंने नाम लिए, अजंता है, ओसवाल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तीनों फेल हो गए क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस था लोगों को हायर करके उनसे काम कराने का। डायरेक्ट सेलिंग में किसी को हायर नहीं किया जाता, एक फ्रीलांसर वर्क है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक बहुत बड़ा रीजन क्या रहा फेल होने का, जब लोगों ने इसमें डायरेक्ट सेलिंग की, जबकि जेन्युइन पार्ट था, डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने जेन्युइन तरीके से की। तो उसमें कुछ लोग ज्वाइन हुए तो उनको अचीवर्स भी बने। अचीवर्स बने इन द सेंस उनके पे आउट महीने के 1 लाख, महीने के 5 लाख, महीने के 10 लाख भी हो गए। तो जब महीने के 10 लाख हो गए तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनका एक ब्रांच मैनेजर की सैलरी है 30,000 और वो कंट्रोल ऐसे व्यक्ति को कर रहा है जो इंसेंटिव ले रहा है 10 लाख। तो दोनों का माइंड कभी भी मैच नहीं होगा। ठीक है, तो वो सोच रहा था कि मैं बॉस हूँ, मैनेजर कंपनी का, जबकि उसके पास अथॉरिटी है, वो कंपनी का ऑफिशियल बंदा है, उस पोस्ट के लिए उसको बैठा गया। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ग्रुप क्रैश कर जाता है। केवल इंडिया का एक बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप आज की डेट में मोदी ही 20-22 साल से सर्वाइव कर रहा है। वो टॉप कंपनीज में एक है मोदी केयर, जो डायरेक्ट सेलिंग की उनकी फर्म है। बाकी तो मोदी के तमाम इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे उनके डिफरेंट वर्क है, लेकिन जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का उनका पार्ट है मोदी केयर, वो बहुत लंबे और उसके बहुत अच्छे अचीवर्स हैं। और BMW और ये मर्सिडीज वाले उनके पास भी बहुत हैं। वो जेन्युइनली है सर, वो जेन्युइनली है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर मैंने अभी हाल में रवि शर्मा को ये कहते हुए सुना था उसका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 6 लाख रुपए का वो टैक्स पे करता है, मर्सिडीज है उनके पोर्टफोलियो में, कई सारी चीज़ें हैं। उसको सर आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अगर ये वाकई में अगर ये बातें कही गई हैं, और क्या रोशनी डालेंगे इस पूरे? देखिए सर, जब आपने नाम ले दिया, मिस्टर रवि शर्मा एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर है जी। और वो आज से डायरेक्ट सेलर नहीं है। जिस ग्रुप के अंदर या जिस आईडीज़ पे वो काम करते हैं, यहाँ पे एक आईडी, पर्टिकुलर आईडी मिलता है। जैसे आप भी अमर उजाला में जॉब करें तो आपका एक आईडी नंबर आपको मिलेगा, आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। किसी भी आप पुलिस में जाएंगे तो भी वहाँ पे आपकी एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, आर्मी में जाएंगे तो सब जगह। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कोड होता है। तो जो कोड है, अपने फादर के कोड पे काम कर रहे हैं। उनके फादर 25 ईयर्स बिफोर ज्वाइन किया था, उन्होंने पहले कुछ नेटवर्क बनाया। जब उन्होंने कुछ नेटवर्क बनाया, फिर एक्सीडेंट या जो हुआ उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे इंश्योरेंस के अंदर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब इस चीज़ को उन्होंने बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़। तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आप रियल इस्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स काम करते हैं। सपोज मैं एक रियल इस्टेट कंपनी हूँ और मैं यूपी और हरियाणा 2 स्टेट में काम करता हूँ, और मैंने कुछ अपने मैनेजर्स या डायरेक्टर्स या जोनल हेड मैंने रखे हुए। अब जब मैं उनसे फ़ोन पे या बात करता हूँ और उनके बिजनेस के बारे में पूछता हूँ, भाई आपका बिजनेस क्या है, तो बोलता है सर मेरा बिजनेस 50 करोड़ का हुआ इस महीने, मेरे 5 ही फार्म हाउस बिके या मेरे 20 फ्लैट बिके। तो क्या बोलेगा, मेरा टर्नओवर सर 50 करोड़ का। मैं हरियाणा वाले से पूछता हूँ, भाई आपका क्या है इस महीने का, क्या सिस्टम है आपका, क्या निकाला आपने, तो बोलता है सर मेरा तो 200 करोड़ हो गया।
मैंने कहा कैसे? कह रहा है गुड़गांव में मेरा इतना निकल गया, फिर हिसार वाला अपना जो फील्ड था, या रोहतक में हमने काम किया। सर मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का है। अब सपोज यहाँ पे एक चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में हम समझ लेंगे, जो हरियाणा वाला बंदा है उसने उस पर्टिकुलर कंपनी में टर्नओवर 200 करोड़ का दिया, तो है तो टर्नओवर कंपनी का, लेकिन पर्टिकुलर दिया किस व्यक्ति ने, तो माना किसका जाएगा? भाई ये टर्नओवर फॉर एग्जांपल अभिषेक जी के द्वारा आया था, तो अभिषेक जी खुल के बोलेंगे भाई मैंने पिछले में, पूरी कंपनी के सामने बोलेंगे, मीडिया के सामने बोलेंगे, भाई मैंने पिछले मंथ अपनी कंपनी में इतना टर्नओवर किया, यानी कि मेरा टर्नओवर 200 करोड़ था। अब जैसे कि रियल एस्टेट के अंदर 1% या 2% का टोटल टर्नओवर पे कमीशन मिलता है, तो उस बंदे ने यानी अभिषेक जी ने जिन्होंने 200 करोड़ का टर्नओवर किया, तो उसका 1% 2 करोड़ रुपए अभिषेक जी का इंसेंटिव बना। तो आपने बोला कि 2 करोड़ रुपए मेरा इंसेंटिव बना और 200 करोड़ का मैंने टर्नओवर किया, और मैं वो वीडियो बना लूं, और मैं फिर मीडिया में, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, यार ये तो रियल एस्टेट में फेक कर रहे हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और 2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव उठा रहा है, ये फेक है। वो फेक नहीं, वो सच है। तो इसी तरीके से सेम जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है सर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कोई भी मैनेजर अपने फ्रंट सेल से पूछता है भाई तेरा क्या टर्नओवर, आज मेरा 1 लाख का रहा, मेरा 2 लाख का रहा, मेरा 1 करोड़ का रहा, ये सब, तो वो पर्सनल टर्नओवर नहीं है, ना तो उस रियल एस्टेट वाले का, ना तो इस इंश्योरेंस वाले का, वो पर्सनल टर्नओवर नहीं है, उसके द्वारा किया गया, कंपनी को दिया गया टर्नओवर है। क्लियर सर? और चूंकि उनका जो टर्नओवर जाता है वो उनके द्वारा कंपनी को दिया हुआ टर्नओवर, जैसे आरसीएम मुझे लग रहा है 1000 करोड़ प्लस टर्नओवर करती है, उस 1000 करोड़ प्लस टर्नओवर में से रवि शर्मा जी का टर्नओवर 100 करोड़ प्लस जाता है मंथली, तो इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है। और अगर वो 6 लाख जीएसटी भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इनकम की है, या जो जितना वो टैक्स देता है तो उन्होंने इनकम की, तो सारी चीज़ें जेन्युइन है। लेकिन जिस तरीके से उनका बोलने का स्वभाव है वो बहुत सज्जन जेंटलमैन है। मैंने भी वो वीडियोज़ देखी, तो वो उन्होंने फ्लुक में आके ऐसे बोल दिया कि वो डायरेक्ट सेलिंग का तो बंदा समझ रहा है, लेकिन बाहर का एक कॉमन आदमी जब उसको समझता है, मीडिया पर्सन समझता है, अरे देखो यार क्या लंबी लंबी फेंक रहा है, सच में वो फेंक नहीं रहा था, वो जेन्युइन है सारी चीज़ें, और आरसीएम में ऐसा पॉसिबल है। और कई सारे मैं ऐसे और भी रवि शर्मा जी के अलावा जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, उनके उस कंपनी के ऐसे लीडर्स को मैं जानता हूँ जो अच्छे टर्नओवर पे है, और आरसीएम एक जेन्युइन कंपनी है, जैसे कि बहुत सारी और भी कंपनी है सर। सर लास्ट सवाल, क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है और टाइम की भी थोड़ी सी पाबंदी भी है। जी सर। कोई अगर इस स्कीम में जाना चाह रहा हो, 3 टिक पॉइंट्स क्या होंगे, या फिर 3 रेड फ्लैग्स क्या होंगे जो उसको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रहा है तो? सर सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के पास क्या एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग की। राइट। वो कोई नया बंदा तो नहीं है, उसको कोई 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो किस पोजीशन में है उस पर्टिकुलर कंपनी में। राइट। तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा है शुरुआत से कि उसको डायरेक्ट सेलिंग की भी अच्छी नॉलेज है, और वो एक अच्छे सपोर्टिव ऑप्शन में भी है कि वो आपकी सपोर्ट भी कर सकता है, फील्ड में जाके आपके साथ घूम फिर सकता है, तो एक तो ये चीज़ कि किस व्यक्ति, यानी इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में अपलाइन। ओके। तो अगर आपका अपलाइन बहुत नॉलेजेबल है और अच्छी पोजीशन पे है तो आपकी तरक्की के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं एक नए व्यक्ति के मुकाबले। कोई नया नया आया, उसको खुद नहीं पता कैसे करना है, तो वो आपको ही क्या समझा लेगा या आपको क्या एजुकेशन दे लेगा। राइट राइट। सेकेंड थिंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या तकनीकें वो इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप की एजुकेशन वो दे रहे हैं, कितने एजुकेशन वो दे रहे हैं। मोस्टली 12 से 15 तरीके की ट्रेनिंग्स डायरेक्ट सेलिंग में चलती है। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में निपटाना चाहूँगा। जैसे मंडे ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग्स होगी, वो 1 दिन की पूरी वर्कशॉप हो सकती है, 2 दिन की वर्कशॉप हो सकती है, उसमें पूरा और डिटेल में जाता है। फिर लीडरशिप, एडवांस लीडरशिप, फिर आप जो अपना लीडर्स प्रमोशन होता है, फिर इंटरनेशनल लॉन्चिंग, ये सारा पार्ट है कि भाई किस स्तर तक वो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो अगर उनके पास एक पर्टिकुलर, जैसे आज की डेट में एमवे है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, सब कुछ उनका ट्रेनिंग बेस्ड है। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर, जैसे आरसीएम आपने एक नाम लिया अभी शर्मा जी, उनके पास एक बहुत अच्छी एजुकेशन है, एजुकेशन का पैटर्न अच्छा, इसलिए उसमें एग्जांपल निकल के आ रहे हैं ना सर, और वो इतने लंबे टाइम से इसलिए काम कर पा रहे हैं, उसमें एजुकेशन अच्छी है। लेकिन केवल जोड़म जोड़ा अगर करना है, मैंने आपको जोड़ दिया और उसने उसको जोड़ दिया, और कंपनी के पास एजुकेशन नहीं है, आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, तो आपका तो कैरियर पहले दिन से खत्म है। तो ये 3 चीज़ है, सबसे पहला अपलाइन अच्छा होना, दूसरा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उस कंपनी के एथिक्स को अच्छा होना, आप कह सकते हैं। जी, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि सर यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से अगर जुड़ना चाह रहे हैं या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी अगर थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं, तो फिर इन कुछ चीज़ों को बात से बिल्कुल आप ध्यान रखें और उसके बाद ही उसमें जुड़ें। रेड फ्लैग जो हैं वो आप बिल्कुल
इग्नोर ना करें, क्योंकि ये ऐसा ट्रैप है, एक बार आप उसमें अगर फंस गए एक बार तो उस पर बाद निकलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है ये। कई सारे ऐसे लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं जो आप अटैच तो हो जाएंगे उससे, लेकिन वहाँ पर जब ऐसे ऑफर्स मिल जाएंगे उसके बाद फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। संजय सर, आपने टाइम निकाला आज और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और उसमें स्कैम्स को लेकर खास तौर पे जो आपने रोशनी डाली है, मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए एक आई ओपनर भी है, और कई लोग मुझे लगता है कि इससे जो जुड़ गए होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनके साथ ये स्कैम हो रहा है। तो फिर उसके लिए आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बाकी आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ उतना ही है, और जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें अमर उजाला द बोनस।